हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे भारत की जलवायु की ये दूसरा लेक्चर को। ठीक है, भारत की जलवायु का ये दूसरा लेक्चर है दोस्तों। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि ऋतु कितने होते हैं, है ना। 4 ऋतु होती है। लू क्या होता है, नार्वेस्टर ये आपका। फिर हम लोग देखे थे आपका मानसून प्रस्फोट क्या होता है ना। इसके अलावा हम लोग देखे थे नार्वेस्टर क्या होता है, काल वैसाखी क्या होता है, चेरी ब्लाज्म कहाँ कहा जाता है, आम वर्षा कहाँ होता है, ये सब के बारे में चर्चा कर लिए थे। और भारत की जलवायु किस प्रकार का है, ये सब की चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर में किए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों दक्षिण पश्चिमी भाग का जो मानसून की जो 2 शाखाएं थी दोस्तों, इसमें से एक थी अरब सागर की शाखा, दूसरी थी बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, जिसमें से हम लोग देख लिए थे कि अरब सागर की एक शाखा जो सबसे पहले केरला से टकराती है, ठीक है, जिस घटना को हम लोग मानसून प्रस्फुट कहते हैं, और पश्चिमी घाट से टकराकर भारी वर्षा कराती है। आज चर्चा करेंगे दोस्तों अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा के बारे में। ठीक है, एक बार फिर से मैं मानचित्र के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों कि भारत में जो आपका अधिकांश वर्षा होती है दोस्तों, ये किस मानसून से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, दिशा के बारे में आप लोग को कई बार बता चुके दोस्तों कि ये आपका दिशा की अगर हम बात करें तो ऊपर वाला आपका उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, दाईं और आपका ये पूर्व होता है, और बाईं और पश्चिम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके बीच की दिशा की बात करें दोस्तों, इसका नाम क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, और ये हो जाएगा उत्तर पूर्व की दिशा, और ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को आज जो जरूरत है दोस्तों, ये आज जो जरूरत है 2 दिशाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक ये वाला दिशा दोस्तों जो दक्षिण पश्चिम की दिशा कहलाती है। कौन दिशा कहलाती है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम की दिशा कहलाती है। ठीक है, जो भारत में अधिकांश वर्षा होती है दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा ही होती है। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर ये हिमालय पर्वत है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा हिमालय पर्वत है, दूसरे कलर का प्रयोग करता हूँ, ये हिमालय पर्वत है। ठीक है, ये हिमालय पर्वत से भी टकराती है दोस्तों। ठीक है, और ये टकरा कर पुनः ये वापस भी लौटती है। ठीक है, ये पुनः क्या करती है दोस्तों, ये वापस भी लौटती है। ठीक है, इस वापस लौटने के जो मानसून है दोस्तों उत्तर पूर्व मानसून के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, तो मैं शुरू से एक बार फिर से बताने का प्रयास करता हूं दोस्तों कि यहाँ पर आपको ये नीचे में आपको बताए थे कि दक्षिणी ये आपका हिंद महासागर है दक्षिणी हिस्से में। ठीक है, ये हिंद महासागर स्थित है दोस्तों। हिंद महासागर से हवाएं चलती है दोस्तों, यहाँ पर हवाएं उठती है। ठीक है, और आपको पता होगा कि हवा की गति उच्च दाब से लेकर निम्न दाब की होती है, और स्थलीय भाग है और ये जलीय भाग है। जलीय भाग की एक विशेषता है दोस्तों कि ये देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होती है ना। देर से गर्म भी होती है और देर से ठंडा होता है, और ये जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ये ठंडा भी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और हवा हमेशा ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, और जो जितना कम ये ठंडा रहेगा दोस्तों वहाँ का जो दाब होगा उतना ज़्यादा होगा, और जो गर्म ये भाग होगा दोस्तों वहाँ पर निम्न दाब होगा। ऐसे ही आप ध्यान रखेंगे, जब हवा गर्म होती है तो हल्की हो जाती है, और हल्की होने के बाद वो ये गति करने लगती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ से खत्म होने लगता है, और ये प्रकृति का नियम है कि जहाँ खाली जगह हो वहाँ जाके क्या करेगा, ये भरने का प्रयास करता है। ठीक है, ये ठंडी अवस्था में रहता है ना, ठंडा भाग है। यहाँ पर ये हाई प्रेशर बन रहा है ना, ये पूरे भाग में, ये हिंद महासागर की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर हिंद महासागर में यहाँ पर हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है। ठीक है, और हाई प्रेशर का बेल्ट जो बनता है दोस्तों, तो यहाँ से हवाएं इधर चलने लगती है, लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगती है। ठीक है, ये मानसून लो प्रेशर की ओर चलने लगती है, और जब ये लो प्रेशर की ओर चलती है दोस्तों, तो एक है इधर ये 2 भाग में बट जाता है दोस्तों, 2 शाखाओं में। यहाँ वाला जो हवाएं होती है वो बंगाल की अरब सागर की होती है, और इधर वाला बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून के 2 शाखा जो बांटा गया है, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा को बताया गया है। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून का है, ये 2 पार्ट बताया गया है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है दोस्तों ये अरब सागर की शाखा से होती है ना। लगभग 70 से 80% आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, कई बुक में 73% देगा, कई बुक में 75% देगा, तो आप इसे अप्रोक्स में याद रखने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो अधिकांश भाग में वर्षा होती है 70 से 80% ये एरिया में बारिश कराती है। ठीक है, जिसमें से हम लोग देख लिए थे अरब सागर की प्रथम शाखा दोस्तों आके ये केरल के तट से टकराता है, और ये केरल का ये जो टोटल भाग है दोस्तों, अगर हम हाईलाइट करने का प्रयास करें दोस्तों, ये जो एरिया है ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और आपको पता होगा दोस्तों, एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं, यहाँ से कोई हवा उठ रही है ना जलीय भाग से, और कोई हवा आपका स्थलीय भाग से उठ रही है। ठीक है, कोई स्थलीय भाग से उठ रही है तो कोई हवा जलीय भाग से उठ रही है। तो जो जलीय भाग से उठेगा दोस्तों ना, जलीय भाग से जो हवाएं उठेगी तो इसमें क्या होगा कि नमी की मात्रा होगी, आर्द्रता होगा, ह्यूमिडिटी होगा इसमें, और जैसे ये टकराएगा तो ये बारिश निश्चित रूप से कराएगी। ठीक है, और जो स्थलीय भाग से हवा उठ रही है दोस्तों,
जब स्थलीय भाग से हवा उठेगी तो ये स्थलीय भाग से दोस्तों, ये स्थलीय भाग से जो हवाएं उठेगी उसमें नमी की मात्रा कम हुआ है ना, ये शुष्क मात्रा में होगा, इससे वर्षा कम होगी क्योंकि इसमें नमी की मात्रा है ही नहीं, टकराने के बाद भी इसमें वर्षा न्यूनतम मात्रा में होगा। ठीक है, आगे ये जो हवाएं आ रही है ये उत्तर पूर्व की हवाएं होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये चर्चा करेंगे हम लोग इसके बारे में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ ये अरब सागर की शाखाओं के बारे में। तो पहला शाखा केरल के तट से टकराती है और ये जो टकरा कर क्या होता है दोस्तों कि ये पश्चिमी घाट से टकराती है और बारिश करवाती है। और पहली बार केरल के तट से 1 जून के आसपास ये टकराती है और यहाँ पर बारिश होती है। इस घटना को मानसून प्रस्फुट की घटना कहते हैं दोस्तों। अब हम लोग दूसरी शाखाओं के बारे में चर्चा करते हैं, फिर हम लोग आपको ये मानचित्र पर पहुंचाएंगे और वहाँ पर समझाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहले दोस्तों। कहता है अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी, ठीक है, से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से लगभग 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ यह गंगा के मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून शाखा से भी ये क्या होती है, मिल जाती है। यानी कि जो अरब सागर की शाखा है दोस्तों, ये पहली शाखा तो केरल के तट से टकरा गया है ना, ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से टकरा गया यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी शाखा की जो बात कर रही है दोस्तों, ये आपका महाराष्ट्र के एरिया में मुंबई है। मुंबई के ऊपर में 2 नदियां बहती है दोस्तों, एक है नर्मदा नदी और एक है ताप्ती नदी। ठीक है, एक नर्मदा नदी है और एक ताप्ती नदी है। ठीक है, कहता इन दोनों नदी घाटियों से होकर मध्य भारत में है ना, इससे होते हुए यानी कि अरब सागर से तो जल्दी ही यहाँ नदी है, यहाँ पर आते हुए ये क्या होती है कि पूरे मध्य भारत में यानी पूरे ये आपका बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है ना, लगभग ये मध्य भागों में दोस्तों इससे बारिश हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इस एरिया में झारखंड में एक पठार दोस्तों छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार में भी दोस्तों दूसरी शाखा से बारिश होती है, लगभग 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यहाँ से गंगा के मैदानी भागों में ये प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और जो बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं उठती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून हवाएं हैं, इससे भी जाकर ये मिल जाती है। और ये दोनों मिलकर दोस्तों यहाँ पर जो है आगे बताएंगे हम लोग तीसरी शाखा के बारे में। ये पूर्वोत्तर भारत में एक स्टेट है दोस्तों, मेघालय। ठीक है, और मेघालय में 3 प्रमुख पहाड़ियां दोस्तों, कौन कौन है दोस्तों, गारो, खासी, जयंतियां। कौन कौन है दोस्तों, गारो, खासी और जयंतियां। गारो, खासी, जयंतियां, बिल्कुल ये आपका पश्चिम से पूर्व की ओर ये इसी क्रम में दोस्तों, गारो, खासी और जयंतियां। और खासी पहाड़ी पर ही ये तीनों पहाड़ी क्या करता है दोस्तों, एकदम कीट के समान ये दोनों मानसून हवाओं को रोक लेती है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को भी, ठीक है, और फिर ये बंगाल की खाड़ी से भी ये आके रोक लेती है। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये कीप के समान सभी हवाओं को रोक लेती है। ठीक है, और रोक के यहाँ पर घनघोर बारिश करवाती है। कैसा बारिश करवाती है दोस्तों, घनघोर बारिश करवाती है। और इसी दौरान खासी पहाड़ी पर एक जगह का नाम है दोस्तों मासिन राम। कौन सा जगह का नाम है, मासिन राम। यहाँ पर दुनिया के सबसे अधिक वर्षा ये यही मासिन राम क्षेत्र में होती है, लगभग 1101 का ये आपका 14 सेंटीमीटर बारिश होती है दोस्तों। ठीक है, आइए हम लोग ये तीसरी शाखा को देखते हैं। दूसरी शाखा को आपने देखा कि दूसरी शाखा से मध्य भारत में दूर दूर तक बारिश होती है। कैसे जाती है दोस्तों, मुंबई से ऊपर नर्मदा और ताप्ती 2 नदी घाटियां दोस्तों, वहां से होते हुए मध्य भारत में बारिश करवाती है। इसके अलावा छोटा नागपुर पठार में भी 15 सेंटीमीटर के आसपास बारिश करवाती है और गंगा के मैदानी भागों में ये क्या कर जाती है दोस्तों, प्रवेश कर जाती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून शाखाओं से भी मिल जाती है। अब अगर हम बात करें दोस्तों अरब सागर की ये मानसून की तीसरी शाखाओं के बारे में, ठीक है, ये कहता है तो सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती हुई वहां से यह अरावली पर्वतमाला के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा करती है, क्योंकि अरावली पर्वत इन मानसून हवाओं के समानांतर होती है। इन मानसून हवाओं के कैसा है दोस्तों, समानांतर पड़ती है ना। फिर क्या कहते हैं दोस्तों, पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रवाहित होकर पश्चिमी हिमालय विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखने के प्रयास करें दोस्तों, यहीं पर मैं छोटा सा मानचित्र बनाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये अगर हम बात करें दोस्तों, ये आपका ये आपका भारत है। ठीक है, आप बस थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है पहली शाखा तो केरल के तट से टकराया, दूसरी शाखा आपका मुंबई से उत्तर में जो नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी होती है पूरे मध्य भारत में बारिश करवाया। तीसरी शाखा की बात कर रहा है दोस्तों, तीसरी शाखा में सौराष्ट्र का एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र, यहाँ पर सौराष्ट्र है और यहीं पर कच्छ की खाड़ी है। ठीक है, ये सौराष्ट्र और कच्छ से टकराती हुई तीसरी शाखा में क्या होता है दोस्तों, ये पहुंच जाती है अरावली की शाखा की ओर, अरावली पर्वत श्रेणी की ओर पहुंच जाती है।
और अरावली पर्वत श्रेणी के साथ साथ ये पश्चिमी राजस्थान यानी राजस्थान की इस पार्ट में, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान को ये लांघती हुई जाती है और ये बहुत कम वर्षा कराती है। अब आप कहेंगे सर कम वर्षा क्यों कराती है? ये अरब सागर से जो आपका बारिश से मौसम उठती है दोस्तों, इसमें तो पूरा जल भरा हुआ रहता है, ठीक है, जल भरा हुआ रहता है, तो ये केरल के तट पर बारिश करवा दिया, मध्य भारत में बारिश करवा दिया, तो यहाँ पर बारिश क्यों नहीं करवा पाया? यहाँ पर इसलिए नहीं करवा पाता है दोस्तों क्योंकि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, मैं फिर से एक बार ये बनाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। मान लीजिए ये सिंपल सा मैं बना देता हूँ, ये भारत है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, और यहाँ से सौराष्ट्र से होते हुए यहाँ से जा रही है आपका नदियाँ, ये हवाएं इस तरह से ये बह रही है। जब ये हवाएं बहती है दोस्तों तब क्या होता है कि ये हवाएं तीसरी जो शाखा है दोस्तों, ये अरावली पर्वत श्रृंखला से ये टकरा नहीं पाता है, बल्कि ये समानांतर हो जाती है। जैसे यहाँ से ये हवाएं निकल रही है तो बीच में बेचारा ये अरावली पर्वत श्रृंखला, यानी ये एक दूसरे के समांतर हो जाती है। और आपको बताए थे कि बारिश तभी होगा जब ये मानसूनी हवाएं हैं दोस्तों, ये पर्वत श्रृंखला या पठारों से क्या होगा दोस्तों, टकराएगा, तभी तो ये बारिश करवाएगा। तो ये अरावली पर्वत क्या होता है दोस्तों, ये समानांतर पड़ जाती है, जिसके कारण राजस्थान के हिस्से में यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। यही कारण है कि राजस्थान के जो पश्चिमी एरिया है दोस्तों, ये मरुस्थलीय भाग है। ये कैसे भाग है दोस्तों? मरुस्थलीय भाग है, ठीक है। और ये इस मरुस्थल का नाम क्या है दोस्तों? थार मरुस्थल है, ठीक है। भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? थार मरुस्थल है, जो राजस्थान में स्थित है। इसके लिए एक जिम्मेदार आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि ये मानसून के 21 और ये पड़ जाती है दोस्तों, समांतर दिशा में पड़ने के कारण बहुत कम वर्षा होती है दोस्तों। इसके अलावा कहता है कि पंजाब और हरियाणा में भी बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है। पंजाब और हरियाणा के जो एरिया है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी मिल जाती है, और ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रवाहित होकर पश्चिमी हिमालय, अगर हिमालय की बात करें दोस्तों, हिमालय इस प्रकार है, ठीक है। तो ये तो पूर्वी हिमालय हो गया, ये पश्चिमी हिमालय वाले एरिया में दोस्तों ये बारिश करवाती है, विशेष करके धर्मशाला में। धर्मशाला कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण जगह है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में ये बारिश करवाती है। हम उम्मीद करेंगे दोस्तों कि ये आपका अरब सागर की जो 3 शाखाएं देखे थे आपने, एक केरल से टकरा रहा था, एक मुंबई से ऊपर आपका नर्मदा और ताप्ती होते हुए मध्य भारत में बारिश करवा रहा था, और तीसरी शाखा दोस्तों अरावली पर्वतमाला के समांतर जाते हुए राजस्थान के पश्चिमी हिस्सा में थोड़ा थोड़ा बारिश करवा रहा था, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि क्या कहा गया है। कहता है गारो खासी और जयंतियां एवं जयंतियां पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा जो कि अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण यहाँ स्थित मासिनराम मेघालय है ना, विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। यहाँ पर लगभग 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों। आपको बताए थे दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, आपको मानचित्र के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आती है दोस्तों, इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप देखने के प्रयास करेंगे दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी यहाँ पर थोड़ा मोड़ा ये प्रभाव यहाँ पर डालती है, लेकिन मुख्य रूप से जो वर्षा कराती है दोस्तों, ये जो गारो खासी जयंतियां, ये 3 प्रमुख पहाड़ियां दोस्तों मेघालय की, ठीक है, ये जनजाति के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये तीनों पहाड़ियां क्या करती है, इसे पूरी तरह से घेर लेती है यहाँ के ये मानसून को। बंगाल की खाड़ी की शाखा से ये वर्षा होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जब घिर जाती है तो खासी पहाड़ी पर ही एक जगह का नाम है, अभी तुरंत हम चर्चा भी किए थे दोस्तों, है ना। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, है ना, जिसका नाम है दोस्तों मासिनराम। क्या नाम है दोस्तों? मासिनराम जगह जो खासी नामक पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, घनघोर बारिश करवाती है। पूरे विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम होती है। कभी कभी चेरापूंजी भी दे देता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये आपका 1141 सेंटीमीटर बारिश करवाती है। किस शाखा से होती है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है। आइए अब हम लोग और चर्चा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कहता है मानसून की जो अरब सागर शाखा है, मानसून की जो अरब सागर शाखा है तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली है। किससे तुलना करेंगे दोस्तों? तो आपको बताए थे कि दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखा, एक अरब सागर की शाखा और दूसरा आपका ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है। तो कहता है ये जो अरब सागर की शाखा है दोस्तों, ये वाला अरब सागर की शाखा ये अधिक शक्तिशाली होता है। किससे? बंगाल की खाड़ी की शाखा से ये अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है। क्यों होता है? कहता है दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा लाई गई कुल आर्द्रता यानी कि कुल नमी का लगभग 65% भाग अरब सागर से आती है, यानी कि 65% भाग कहाँ से आती है दोस्तों? अरब सागर से आती है, जबकि 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से मात्र 35% भाग आर्द्रता आती है, ठीक है। इसीलिए ज्यादा शक्तिशाली कौन है दोस्तों? तो अरब सागर की शाखा है, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक वर्षा कराने में जो महत्वपूर्ण शाखा है दोस्तों, वो कौन सा है? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, जो खासी पहाड़ी पर सबसे अधिक वर्षा कराती है।
आइए हम लोग एक नज़र में देखने का प्रयास करें दोस्तों। तो कहता है मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण। वर्षा का मौसम दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो जून से सितंबर के माह तक होता है, यानी जुलाई वाला महीने की बात कर रहा है। ठीक है, कहता है इससे 73.7% वर्षा होती है। आपको बताए थे दोस्तों कि ये 73.7%, कहीं पर 80% भी लिख देता है। तो आप इसको एक रेंज में याद रखने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि 70 से 80% बारिश। ठीक है, वही हम बात करें दोस्तों प्रवर्ती मानसून। अब ये प्रवर्ती मानसून क्या है आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रवर्ती मानसून काल जो अक्टूबर से दिसंबर तक होती है, इससे 13.3% बारिश होती है। ठीक है, पूर्व मानसून काल जो मार्च से मई तक की काल है दोस्तों, ये 10% बारिश करवाती है। वही शीत ऋतु या उत्तर पश्चिमी मानसून जो जनवरी से फरवरी के बीच आता है 2.6% बारिश करवाती है। इनकी सबसे ज्यादा बारिश किस मानसून से होती है दोस्तों? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि तमिलनाडु तट जो वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। ठीक है, इनकी अगर हम फिर से मानचित्र को यहाँ पर ड्रॉ करने का प्रयास करें दोस्तों, तो आपको ये राज्य के बारे में लोकेशन कई बार बताए हैं। अगर नहीं देखें तो आप सबसे पहले लेक्चर को आप देख सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर सभी राज्यों का लोकेशन अच्छी तरह से बता दिया गया है। इस साइड दोस्तों आपका केरल का तट है, तो इस साइड आपका तमिलनाडु का तट है। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पर कि तमिलनाडु का तट वर्षा ऋतु जब आती है दोस्तों, इनकी जून से लेकर के सितंबर महीने की बात किया जा रहा है, इस ऋतु में तमिलनाडु के तट क्या हो जाते हैं? शुष्क रह जाते हैं। शुष्क का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि सूखा हुआ रह जाता है, सूखा रह जाता है। कैसा रह जाता है दोस्तों? सूखा रह जाता है। क्यों सूखा रह जाता है दोस्तों? इसके लिए कहता है इसका 2 कारण उत्तरदायी है। पहला, तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ जाता है। आपने अभी देखा था दोस्तों अरब सागर की जो तीसरी शाखा थी अरावली पर्वत श्रेणी के समानांतर पड़ा था, तब यहाँ पर सूखा रह गया था और मरुस्थल का रूप ले लिया था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, कहता कि बंगाल की खाड़ी से जो यहाँ पर मानसून ये उठती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठती है उसके पवनों के जो तमिलनाडु के तट है ये समानांतर हो जाते हैं, यानी कि ये हवाएं इस तरह से बहती है। ठीक है, और जब इस तरह से बहती है तो इसके समानांतर ही तट के समानांतर ही बहती है। ठीक है, समानांतर बहेगी, टकराएगी नहीं, तो यहाँ पर बारिश भी नहीं हो पाता है, यहाँ पर बारिश नहीं हो पाता, पहला कारण। दूसरा कारण कहता है दोस्तों यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर के शाखा के ये वर्षा क्षेत्र नहीं वृष्टि छाया क्षेत्र कह सकते हैं दोस्तों। क्या कहेंगे दोस्तों? वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित हो जाती है ना। यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जब अरब सागर की शाखा पड़ती है दोस्तों, इससे इस तट पर बारिश करवाती है, केरल के तट पर बारिश करवाती है और ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। अब वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों जहां पर कि एक और तो खूब ज्यादा बारिश हो। वृष्टि छाया क्षेत्र एक और खूब ज्यादा बारिश हो, जैसे कि आगे हम लोग ये इस पीडीएफ में मैं मेंशन नहीं कर पाया कि मुंबई में भारी बारिश होती है इस साइड, ये पश्चिमी घाट के इस साइड में मुंबई है दोस्तों। अगर इन पश्चिमी घाट के इर्द गिर्द यहाँ पर मुंबई है, ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों? मुंबई है। ठीक है, मुंबई में खूब बारिश होती है, लेकिन इस साइड में आपका पुणे है, पुणे में कम बारिश होती है। तो ये जो कहलाएगा पुणे दोस्तों, ये वृष्टि छाया क्षेत्र में कहलाएगी। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब एक और शब्द आता है दोस्तों मानसून निवर्तन। पहले हम लोग देखे थे मानसून प्रस्फोटन। मानसून प्रस्फोटन किसको कहते थे दोस्तों? कि अरब सागर की शाखा जब पहली बार केरल के तट से टकराती थी, यानी पश्चिमी घाट से टकराती है, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर बारिश होने लगती है ना। पहली बार यहाँ पर क्या होने लगती है? बारिश होने लगती है। इस घटना को मानसून प्रस्फोटन कहते थे। ठीक है, यानी कि मानसून ये ब्रस्ट कहते थे। अब मानसून निवर्तन है दोस्तों। मानसून निवर्तन किसे कहते हैं? कहता है मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहलाता है। अब ये लौटेगा कैसे दोस्तों? आइए मानचित्र में हम देखने का प्रयास करते हैं। अगर मानचित्र लगा हो तो यहाँ पर देखेंगे, और नहीं तो फिर ऊपर से मानचित्र को लाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि नहीं होगा मानचित्र। हाँ, ये है, इसी को आप देख लीजिए, फिर इसका बाद में उपयोग करेंगे हम लोग। तो आपको क्या बताए थे दोस्तों, यहाँ से ये हिंद महासागर है। ये कौन महासागर है दोस्तों? हिंद महासागर है। यहाँ से ये जो आपका दक्षिण पश्चिमी ये जो शाखाएं दोस्तों यहाँ से ये चल रही है। ठीक है, और आपको बताए थे दोस्तों कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, मैं अपने से बना देता हूँ। ये आइए यहीं पे बनाता हूँ। हाँ जी, ये देखिए मैं भारत का मानचित्र यहीं पे बना देता हूँ। हाँ, ये ठीक है, ये देखिए आपको बताए थे दोस्तों कि यहाँ पर ये क्या है दोस्तों? हिमालय पर्वत है। कौन पर्वत है? हिमालय पर्वत है। और यहाँ पर आपका हिंद महासागर है। कौन महासागर है? हिंद महासागर। अब यहाँ से आपको बताए थे कि यहाँ से ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जाती है
और जाने के बाद कई पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर इससे टकराती है। इसके अलावा हिमालय जो पर्वत है दोस्तों यहाँ से भी ये टकराती है। ठीक है, हिमालय बहुत ज़्यादा हमारे देश की सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो क्या होता दोस्तों, ये जो आपका हवाएं जा रही है, कि अगर हिमालय नहीं होता तो ये उड़ते हुए इधर चला जाता, और जब इधर चला जाता तो भारत में बारिश ही नहीं होती, सूखा की स्थिति बन सकता था दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा आपको हिमालय के उपयोग के बारे में बताए थे दोस्तों कि ये रोकता भी है, और दूसरा उपयोग बताए थे कि यहाँ से जो मध्य एशिया में ठंडी हवाएं चलती है इसे भारत में भी नहीं आने देता है। ठीक है, ये है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों कि यहाँ पर आ गया, आने के बाद क्या होता है दोस्तों, हिमालय पर्वत से टकराती है, हिमालय पर्वत से ये मानसून टकराती है। टकराने के बाद क्या होता है दोस्तों, टकराने के बाद ये पुनः वापस लौटती है। ये पुनः क्या करती है दोस्तों, वापस लौटती है। ये जो वापस लौटने की घटना दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानसून का निवर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, मानसून का निवर्तन कहते हैं। इसके अलावा इसका और नाम क्या है दोस्तों, तो इसका नाम दे देता है उत्तर पूर्व मानसून। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तर पूर्व मानसून, क्योंकि ये कहाँ से लौट रही है दोस्तों, ये उत्तर है, ये पूर्व है, इसके बीच से लौट रही है, तो उत्तर पूर्व का मानसून कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, लौटती हुई मानसून कहते हैं। ठीक है, अब इधर से जब ये लौटेगी दोस्तों तो ये बारिश कर पाएगी, क्योंकि ये किस भाग से लौट रहा है, तो स्थलीय भाग से लौट रहा है, और जब स्थलीय भाग से लौटेगी तो इसमें नमी की मात्रा नहीं होगी, और जब नमी की मात्रा नहीं होगी तो इसमें बारिश कराने की क्षमता बिल्कुल नगण्य के रूप में होगा। लेकिन यही क्या होता है दोस्तों कि ये जो मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून है दोस्तों, ये इधर भी पहुंचा हुआ रहता है। ठीक है, और जब ये लौटती है दोस्तों इस साइड से जब लौटती है, ये इस प्रकार से लौटती है। ठीक है, ये इस प्रकार से लौटती है। ये क्या होता है दोस्तों कि जब यही लौटती है मानसून, ये देखिए ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, तो यहाँ जो दिख रहा है दोस्तों आपका ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जो ब्लू कलर से हम दर्शाए दोस्तों, ये जो है ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए आ रही है, और जब बंगाल की खाड़ी में ये हवाएं प्रवेश कर ले तो यहाँ से क्या ले लेगा, अपने पास नमी की मात्रा ले लेगी, और जब नमी की मात्रा ले लेगी तब ये बारिश कराने योग्य होगा। और तभी क्या होता है दोस्तों, तब ये पड़ला में पड़ता है, यहाँ पर जो है तमिलनाडु का तट। कौन तट पड़ला में पड़ जाता है दोस्तों, तमिलनाडु का तट। ये दूसरे कलर का यूज करता हूँ, ये जो तट है दोस्तों तमिलनाडु का तट, ये समांतर ना होकर बल्कि तमिलनाडु के तट से ये टकरा जाती है, और जब यहाँ पर ये टकराती है, और ये जो घटना होती है दोस्तों, ये आपका शीत ऋतु की बात है। ठीक है, यानी ठंडे मौसम की बात है। तब ये क्या होता है दोस्तों कि ठंडे मौसम में जाकर यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में ये तमिलनाडु में भारी वर्षा कराती है, यानी लौटती हुई मानसून से तमिलनाडु के तट पर बारिश होती है दोस्तों। ठीक है, यानी ठंडी के दिनों में बारिश होती है, यानी कि जब आप देखते होंगे कि न्यूज पढ़ते होंगे तमिलनाडु में भारी बारिश हुई, तो ये ठंडी के मौसम में होती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये लौटती हुई मानसून से तमिलनाडु के तट पर भारी वर्षा कराती है। क्यों कराती है, आपको अभी हम समझाने का प्रयास किए थे, इसमें भी हिमालय का बड़ा योगदान है। ठीक है, तो वही यहाँ पर मानसून के पीछे हटने की घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, निवर्तन कहते हैं। और सितंबर के आरंभ में, सितंबर अक्टूबर की बात कर रही है दोस्तों, सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगती है। उत्तर पश्चिमी भाग से भारत, ये उत्तर पश्चिमी भाग से, ये उत्तर है दोस्तों, ये पश्चिमी है। ठीक है, यहाँ से मानसून पीछे हटने लगती है। ठीक है, पीछे हटने लगती है। मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिणी भारत को छोड़ समस्त भारत से निवर्तित हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक ये दक्षिणी भारत को छोड़कर समस्त भारत से, यानी कि भारत की अगर बात करें दोस्तों, ये भारत है, दक्षिणी भारत को छोड़कर इधर से पूरा समस्त भारत से ये निवर्तित का मतलब ये पीछे हटना शुरू हो जाता है। और लौटती हुई मानसून पवनी बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून का रूप धारण कर लेती है। आपको बताया थे दोस्तों कि यहाँ पर हिमालय पर्वत है, यहाँ से फिर ये वापस आती है दोस्तों, हवाएं वापस आती है, और बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके ये क्या होती है, जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून का रूप धारण कर लेता है। और यह मानसून तमिलनाडु यानी कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में यानी जनवरी फरवरी के महीने में वर्षा कराती है। आपको ये चीज समझा दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि ये जो तमिलनाडु का तट है दोस्तों, यहाँ पर भारी वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से या लौटती हुई मानसून से, या लौटती हुई मानसून को ही क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। ये उत्तर पूर्वी मानसून भी हो जाएगा या लौटती हुई मानसून कहते हैं। इससे भारी वर्षा होती है दोस्तों जनवरी फरवरी के महीने में। ठीक है, और ये किसकी शाखा से ये जलवाष्प ग्रहण करता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से। अब दोस्तों कुछ आपका महासागरीय धारा भी हमारी जलवायु को ये प्रभावित करता है दोस्तों। कहता है एल नीनो और भारतीय मानसून, दो आपका महासागरीय जलधाराएं भारत को ये प्रभावित करता है। एक एल नीनो, एक ला नीनो। एल नीनो जो है दोस्तों ये गर्म जलधारा है। इस जलधारा के बारे में दोस्तों विशेष रूप से हम लोग ये जब महासागर के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे, और महासागर के बारे में डिटेल चर्चा हम लोग विश्व भूगोल के दौरान करेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से ये भारतीय मानसून को ये प्रभावित करता है।
कहता है एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में क्या पड़ जाती है, सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती है। ठीक है, क्यों आती है दोस्तों, क्योंकि एल नीनो एक ऐसी धारा है दोस्तों, ये उष्ण जलधारा है, यानी कि गर्म जलधारा है। जब गर्म जलधारा होगा दोस्तों, ये इसमें नमी की मात्रा नहीं होगा, जब नमी की मात्रा नहीं होगी तो बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं होगा तो सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, सूखा पड़ जाएगा और कई क्षेत्र पर ये काफी ज्यादा क्या ला देती है दोस्तों, बाढ़ भी ला देती है। वो उस संसार के विभिन्न भाग में बात किया, सिर्फ भारत ही नहीं बात किया। ठीक है, संसार के विभिन्न भागों में तो अलग अलग देश में अलग अलग किस्म की जलवायु दोस्तों, उस पर निर्भर करता है उस क्षेत्र में सूखा ला रहा है या बाढ़ ला रही है। ठीक है, लेकिन अगर भारत की बात करें दोस्तों तो भारत में सूखा लाती है, वहीं ला नीनो दोस्तों ये भारत में बाढ़ लाती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों, कहता है पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होती है और इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित हो जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। कहता है एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। ठीक है, एल नीनो दोस्तों ये जो आपको बताए थे भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। कहता है एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है। ठीक है, ये उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से जो ठंडी ये पेरुवियन धारा या हेम्बोल्ट की धारा है दोस्तों, ये ठंडी धारा उसको प्रतिस्थापित कर देती है, उसको ये हटा देती है। ठीक है, यह धारा पेरू के तट को का तापमान लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर देती है, बढ़ा देती है। अब बेचारे ठंडा है, गर्म जाएगा तो ठंडा को निष्क्रिय कर ही देगा, वही प्रतिस्थापित की बात किया गया। इसका प्रमुख परिणाम क्या होता है दोस्तों, कहता भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति आ जाती है, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता आ जाती है। इसके अलावा प्लैंक्टन जिसको प्लवक की मात्रा में कमी आ जाती है जिससे समुद्री मछलियों की संख्या घट जाती है। दोस्तों हम लोग कभी चर्चा करेंगे प्लैंक्टन क्या होता है। प्लैंक्टन एक मछली के खाने योग्य एक भोजन होता है दोस्तों, जो कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जहां पर मिलती है वहीं पर प्लैंक्टन नामक घास उत्पन्न होती है दोस्तों, जिसे मछलियां खाती है। ठीक है, तो प्लैंक्टन की मात्रा में भी कमी हो जाती है। आपका पेरू तट की जलधारा को निष्क्रिय कहा जाता है एल नीनो। ठीक है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए भारत के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। कहता है भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग किया जाता है कि भारत का मानसून किस प्रकार का होगा। शीतकाल में यानी कि ठंडी में यह भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म स्थिति का कारण बन जाता है। आपको बताए थे कि एल नीनो एक गर्म जलधारा है, अगर एल नीनो आ जाती है तो भारतीय उपमहाद्वीप क्या है दोस्तों, तो भारत आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, आपका भूटान आ जाएगा, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। इसमें ठंडी में भी गर्मी महसूस ये करवा देगा एल नीनो। और ग्रीष्म काल में यह शुष्क परिस्थितियों और कम मानसून का कारण बन जाता है, यानी कि अगर गर्मी में ये आ गया कौन, एल नीनो, तो उस स्थिति में सूखे की स्थिति ला देता है और मानसून कम आ जाती है, यानी वर्षा बिल्कुल नगण्य हो जाती है दोस्तों। ठीक है, जिसके कारण सूखा आ जाएगा। ठीक है, एल नीनो पर इसका नकारात्मक प्रभाव होता है दोस्तों। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ दोस्तों बालक ईसा होता है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, बालक ईसा होता है, क्योंकि यह धारा दिसंबर माह यानी क्रिसमस के आसपास दिखाई पड़ती है। कौन, एल नीनो की धारा। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है दोस्तों, दिसंबर में दोस्तों गर्मी का महीना ला देता है जब ये एल नीनो उत्पन्न होती है, दिसंबर माह में ये दिखाई पड़ती है दोस्तों। और दिसंबर में आपको पता है 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन है, उसी के आसपास ये दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे बालक ईसा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। वही हम बात करें दोस्तों मानसून प्रत्यावर्तन का काल किसे कहते हैं। ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून सीजन। कहता है शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है दोस्तों। शरद ऋतु कहे तो दोस्तों ना तो ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा ठंडी की बात कर रही है दोस्तों। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसी ऋतु में दोस्तों की बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। चक्रवात के बारे में लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि चक्रवात में क्या होता है दोस्तों। चक्रवात के केंद्र में लो बेल्ट का प्रेशर बन जाते हैं, निम्न दाब बनता है और चारों साइड में आपका उच्च दाब बन जाता है। ठीक है, वो इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि बाहर से है ना चारों ओर हाई प्रेशर और बीच में निम्न प्रेशर होता है। इस स्थिति में चारों ओर से हवाएं अंदर की ओर आना चाहता है ना, और ये जल में ये उत्पन्न होती है। और ये जब चारों ओर से आना चाहता है तो ये क्या होता है दोस्तों, अचानक काफी तेजी गति से ये घूमने लग जाता है ना, और ये बवंडर का रूप ले लेती है, जिससे कि जितने भी भारत के तटीय राज्य होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करने का प्रयास करें, ये आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, इधर में आपको देखें तो गुजरात है, ये सब एरिया में दोस्तों काफी क्षति पहुंचाती है। ठीक है, शरद ऋतु काल में। कहता इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्र में यानी पूर्व की ओर यानी इस ओर, कहता आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा, वहीं पश्चिमी तट में गुजरात को काफी क्षति पहुंचती है। इसके अलावा अन्य जो भी पड़ोसी राज्य दोस्तों सभी में ये क्षति पहुंचाने का कार्य करता है। भारत का जलवायु प्रदेश को देखते हैं दोस्तों। कहता है भारत का जलवायु प्रदेश
तापमान एवं वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जलवायु प्रदेश को का निर्धारण दोस्तों किन किन दो चीजों से होती है। ये होती है दोस्तों आपका तापमान एवं वर्षा से होती है। कहता है किंतु जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है दोस्तों। तथापि जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। जलवायु की वर्गीकरण दोस्तों ये दो आधार पर किया जाता है, टेम्परेचर और वर्षा के आधार पर आपका जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण कई भूवैज्ञानिकों ने या फिर भूगोलवेत्ताओं ने किया था दोस्तों, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों आपका कोपेन नामक जो भूगोलवेत्ता है दोस्तों, उनके भौगोलिक वर्गीकरण। ठीक है, तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण क्या है दोस्तों? कहता कोपेन एक आदमी का नाम है दोस्तों, जो भूगोलवेत्ता है, नहीं भूगोल के विशेषज्ञ हैं दोस्तों कोपेन। इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण करने का प्रयास किए हैं। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान एवं वर्षण के मासिक मानों को रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि ये आपका जलवायु वर्गीकरण के कितने आधार होते हैं? दो आधार। कौन कौन? तापमान और वर्षण, इनकी टेम्परेचर और वर्षा, ये दो आधार होता है दोस्तों। कहता है कोपेन की पद्धतियों पर आधारित भारत की जलवायु निम्न 5 प्रकार की होती है। कौन कौन प्रकार है दोस्तों? कहता है उच्च कटिबंधीय जलवायु। उच्च कटिबंधीय जलवायु किसे कहते हैं दोस्तों? कहता है जहां सारा वर्ष यानी औसत मासिक तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है दोस्तों? अधिक होती है। उच्च कटिबंधीय जलवायु जहां 10 सेंटीग्रेड से अधिक ये आपका औसत मासिक तापमान यानी टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होती है, वो हाई कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र कहलाती है। शुष्क जलवायु किसे कहेंगे दोस्तों? जहां पर बहुत कम वर्षा होगी। ठीक है, जहां तापमान की तुलना में वर्षा बहुत कम होती है। शुष्कता कम होने पर इसे अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। शुष्कता अधिक होने पर इसे मरुस्थल कहा जाता है ना। अर्ध शुष्क को एस से डिनोट करते हैं, मरुस्थल को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो ध्यान रखना है दोस्तों कि जो जलवायु का वर्गीकरण का जो फैक्टर है दोस्तों, एक है तापमान और एक है दोस्तों वर्षा। यही दो आधार पर किया है। तो पहला जो उच्च कटिबंधीय जलवायु है दोस्तों, इसमें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, इन्हीं तापमान को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। दूसरा शुष्क जलवायु किसे कहेंगे? जहां पर वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, शुष्क कम होने पर अर्धशुष्क, अशुष्कता अधिक यानी सूखा अधिक रहने पर मरुस्थलीय भाग कहलाएगा। तीसरा क्या कहता है दोस्तों? गर्म जलवायु, जहां सबसे ठंड महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से -3 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, उसे गर्म जलवायु कहते हैं। यानी ठंडे महीने में भी 18 डिग्री सेंटीग्रेड और -3 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहे, उसे गर्म जलवायु। हिम जलवायु किसे कहेंगे दोस्तों? हिम जलवायु कहेंगे जहां सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता हो। ठीक है, पांचवा क्या कहता है दोस्तों? बर्फीली जलवायु, जहां सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, यानी गर्मी में भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, उसे बर्फीली जलवायु कहते हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आइए इसको देखने का प्रयास करते हैं। ये जो जलवायु का वर्गीकरण है दोस्तों, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं दोस्तों, उसमें इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। बस ये ध्यान रखिए कि जलवायु का वर्गीकरण में सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन सा भूगोलवेत्ता की है? ये कोपेन ने किया था। कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया, यानी लेटर सिंबल का प्रयोग किया है, जिसमें से आपको अर्ध मरुस्थल के लिए एस का प्रयोग किया गया है, जबकि मरुस्थल के लिए डब्ल्यू का प्रयोग किया गया है। इसी का उपविभाग के लिए अंग्रेजी के छोटे वर्णों का प्रयोग किया गया है दोस्तों। एफ से आपका पर्याप्त वर्षा को दर्शाया गया, एफ पर्याप्त वर्षा है। एम से मानसून का प्रकार, डब्ल्यू से आपका शुष्क ऋतु, शुष्क शीत ऋतु, आयस से शुष्क और गर्म यह है। सी से है 4 महीनों से में कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, जिसे गंगा का मैदान। ठीक है, इस प्रकार का को 8 जलवायु प्रदेशों में भारत को बांटा गया है। क्वेश्चन पूछेगा भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? कोपेन के अनुसार 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। आइए 8 जलवायु प्रदेश को हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कोपेन की योजना के भारतीय जलवायु प्रदेश कहता है जलवायु और प्रकार और क्षेत्र। एक है दोस्तों एएमडब्ल्यू लघु शीत ऋतु वाले मानसून प्रकार, यानी कि गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट। ठीक है, अभी मैप से हम देखने का प्रयास करेंगे। बस ये ध्यान रखिए एएमडब्ल्यू में लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून है। एएस से शुष्क ये ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार है, जो तमिलनाडु और कोरोमंडल के तट को रखा गया है। एडब्ल्यू में उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार के हैं, जो कर्क के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग है। एडब्ल्यू में बीएसएचडब्ल्यू में अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्से हैं। सीडब्ल्यूजी जो कि शुष्क ऋतु
शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार का। गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व भारत का अधिकांश भाग, इसी में हमारा जो बिहार है दोस्तों, बिहार भी CWG में भी स्थित है। ठीक है। DFC लघु ग्रीष्म एवं ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, और ई में है ध्रुवीय प्रकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब के एरिया आता है दोस्तों। आइए मानचित्र से हम इसे देखने का प्रयास करते हैं। मानचित्र में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा गया है दोस्तों, है ना। ध्रुवीय प्रदेश में को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, ये ई से डिनोट करते हैं। ध्रुवीय प्रदेश में लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला एरिया आ जाएगा। वहीं हम स्टेपी और पाकिस्तान यानी इस ये वाला भाग की बात करें दोस्तों, मरुस्थलीय छोड़कर ये वाला भाग की बात करें, ये किस में आ जाएगा दोस्तों, BSHW में आ जाएगा। मरुस्थलीय वाला में कौन सा आएगा दोस्तों, BWHW आ जाएगा। ठीक है। वहीं हम बात करें दोस्तों टुंड्रा वाला, तो टुंड्रा वाला में आ जाएगा ET। ठीक है। और DFC में आ जाएगा उत्तर पूर्वी भारत वाला, है ना, अरुणाचल प्रदेश की एरिया, लघु शीतकरण वाला। अगर हम आपका CWG की बात करें दोस्तों, तो CWG ये पूरे आ जाएगा उत्तर पूर्वी भारत वाला, ये वाला पार्ट आपका CWG में आ जाएगा। ठीक है। इसे आप एक दो बार मैप में बनाएंगे दोस्तों तो आपको सब समझ में आ जाएगा। AW में ये आ जाएगा आंध्र प्रदेश वाला एरिया, AS में आ जाएगा तमिलनाडु वाला एरिया, AMW में आ जाएगा गोवा और महाराष्ट्र वाला एरिया। ठीक है। अर्ध शुष्क स्टेपी वाला इधर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका भारत की जलवायु नामक चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाती है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भारत की मिट्टियों के साथ दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा ये लेक्चर बहुत ही पसंद आ रहा होगा। ठीक है। तो इसलिए जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और प्यारे प्यारे कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।